नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है किसी गवाह को जो झूठ बोल रहा है उसके झूठ को न्यायालय के समक्ष कैसे उजागर किया जाए। साथ ही आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जिस गवाह से जिरह करेंगे उसके सर्दियों में भी पसीने आ जाएंगे और साथ में आसपास खड़े हुए अन्य एडवोकेट और जज साहब समझ जाएंगे कि आप एक बहुत ही बेहतरीन वकील है और आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा नॉलेज है। क्रॉस एग्जामिनेशन पर अपने कई सारे वीडियो सीरीज में बनाए, जिसमें से ये जो वीडियो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये पता लगाएंगे किसी के कोई गवाह झूठ के बोल रहा है या सत्य बोल रहा है, तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो न्यायालय के समक्ष आप कैसे साबित करोगे कि वो झूठ बोल रहा है। उसके लिए आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है ना एक हथियार दे रखा है, सूचक प्रश्न, है ना। नई बुक में भी सूचक प्रश्न नाम से टॉपिक दे रखा है। तो सूचक प्रश्न क्या होते हैं सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, देखो इसकी परिभाषा क्या है, कब पूछे जाते हैं, कब नहीं पूछे जाते, ये छोटे बच्चों वाली बात। ये सिक्का आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में फेमस वकील साहब नहीं बन पाओगे, एक प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में हल कर पाओगे। तो ये बेसिक बात समझ लेते हैं, मगर मूल जो बात है वो आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि आपको एक फेमस वकील बनना है। सूचक प्रश्न का क्या मतलब हुआ? जो किसी प्रश्न के उत्तर को सुझाव देता है वो सूचक प्रश्न है। कब इसको नहीं पूछा जा सकता कि बिना न्यायालय के आज्ञा के या बिना न्यायालय के निर्देश के इसको मुख्य परीक्षा में यानी चिप में नहीं पूछा जा सकता। कब पूछा जा सकता है कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में आप चाहो जितने सूचक प्रश्न पूछ सकते हो। सूचक प्रश्न का मतलब क्यों, पहचान कैसे करोगे? देखो सूचक प्रश्न की पहचान कैसे करोगे? अगर उसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो पहचान हो जाएगी, या फिर आप किसी चीज को सुझाव दे रहे हो और वो हाँ बोल रहा है तो भी वो प्रश्न सूचक प्रश्न कहलाएगा। इसमें एक एडवोकेट होने के नाते आपको क्या ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा, कैसे आपको एक गवाह को फंसाना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक समझ गए। अब अगर सूचक प्रश्न में हो जो आता है, देखो जनरली आप समझिए, ये एक लाइन ही आती है कि यह कहना सही है कि, ठीक है ना। दूसरा ये आता है यह कहना गलत है कि, ठीक है ना। अगर प्रश्न इन दोनों से शुरू हो रहा है तो वो सूचक प्रश्न है, या सूचक प्रश्न वो है जो किसी उत्तर को बताता है। यानी कि देखो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके नंबर तो RJ27C2706 है और सामने वाला कहता है हाँ, तो ऐसा प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता। आपको तुरंत रोकना है कि सर आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में पूछने की मनाही है। कहां पे मनाही है? कि साक्ष्य अधिनियम में मनाही है, ठीक है ना। तो सामने वाला वकील साहब नहीं पूछ सकते, और वो पूछ रहे हैं तो आप तुरंत ऑब्जेक्शन करके जज साहब बोले साहब ये सूचक प्रश्न पूछ रहे हैं, इनको सूचक प्रश्न पूछने से रोका जाए, ऐसा नहीं खड़े रहे चुपचाप। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो दूसरा, जैसे कि ये कहना सही है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसको मोहन चला रहा था, उसने बोला हाँ, ये सूचक प्रश्न है। देखो ये कहना गलत है कि एक्सीडेंट के वक्त आप वहां नहीं थे, उसने बोला हाँ, तो ये सूचक प्रश्न हो गया ना। तो ये दोनों, ये कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर जो सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, जो आप ज्यादातर ध्यान नहीं रखते हैं, ज्यादातर एडवोकेट उस बात को ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। जैसे कि हर बार एडवोकेट कोई क्रॉस एग्जामिनेशन थोड़ी करता है, कभी तो चिप भी मतलब चिप भी कोई कराता है। कई सारे ऐसे मामले होते हैं ना जिसमें वो परिवादी की तरफ से या प्राधिक तरफ से होता है। उसमें अगर सामने वाला एडवोकेट है ना, यानी कि विपक्षी का एडवोकेट, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करा है, ठीक है, और वो कोई प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर हाँ या ना में आता है, तो आप उसको नहीं रोक सकते हो। मगर आप कब रोक सकते हो? जब वो दो सूचक प्रश्न एक साथ पूछे। जैसे कि ये कहना सही है कि आप जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसके नंबर ये है और उसको मोहन चला रहा था, तो आप कहते हो नहीं साहब ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, पहले एक प्रश्न पूछो फिर दूसरा पूछो, क्योंकि दोनों प्रश्न का उत्तर हाँ आएगा ना आएगा। हो सकता है एक प्रश्न का अलग हो, दूसरा गाड़ी कोई और चला रहा, गाड़ी नंबर कोई और हो, फिर वो क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तो जहां एक साथ दो प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर एडवोकेट ध्यान रखते हैं, वहां आपको तुरंत रोकना है। ऐसे चुपचाप खड़े नहीं हो जाना है क्रॉस एग्जाम चल रहा हाँ हाँ हाँ,
और आप किसी दूसरे को देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, आप जिस व्यक्ति का मुकदमा लड़ रहे हो आपका पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो प्रश्न एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया, कब सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं, सूचक प्रश्न क्या होते हैं, कब पूछे नहीं जाते हैं, दो प्रश्न एक साथ पूछे नहीं जाते हैं, तीन चार बातें समझ में आ गई। अब जो मैं बात बता रहा हूं वो सूचक प्रश्नों की पहचान भी बता दी है, ये कहना सही है, ये कहना गलत है, या जो उत्तर को सुझाते। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे पता लगाओगे कि कोई गवाह झूठ बोल रहा है नहीं बोला। देखो एक बात मैं आपको विशेष रूप से वापस बता दूं, एक जो शिकायत है आपकी तरफ से एडवोकेट गंगाराम जी के द्वारा और एडवोकेट सुश्री चमकीली जी के द्वारा एक शिकायत की गई है ना, कि वकील साहब आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, हमें समझ में नहीं आता है। तो ये क्या मेरी आदत है, क्योंकि मैं फास्टली काम करने में मेरी जो आदत पड़ गई है, मैं फास्ट बोलता हूँ, फास्ट लिखता हूँ, कोर्ट में भी मेरा काम थोड़ा फास्ट ही करता हूँ। तो आप थोड़ा सा उसको वीडियो को धीरे करके भी देख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको धीरे बोलूं। तो ठीक है सुश्री चमकीली जी, आपके लिए मैं धीरे बोलूंगा और गंगाराम जी के लिए भी धीरे बोलेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे फंसाया जाए, यानी कि वकील साहब क्या बात कर रहे हो, जो गवाह झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने बात बताई, आपको जिस एक फाइल में क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने जा रहे हो उसका आपको ध्यान से अध्ययन करना है ना। बिना अध्ययन किए आप क्या, आपके कई पीढ़ियों पे उसको पढ़ लेगी तो भी समझ में नहीं आएगा, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। अध्ययन कर ली। अब सबसे पहले जिस व्यक्ति का आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो उस व्यक्ति की पुलिस फाइल में क्या गवाही है, एक चीज तो आ गई ये, ठीक है ना। देखो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो फोटोकॉपी करा रहे हो दौड़ते रह जाओगे। जो एक वीडियो में बता दो ना 3-4 महीने तक दौड़ते फिरोगे, एक साल दौड़ते फिरोगे तो भी सीखने को नहीं मिलेगा। बेहतर है कि वीडियो को बार बार देखें, उसके नोट्स बनाए तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मुख्य बात करें, यानी कि एक तो उसकी पुलिस गवाही है उसको आप आपके सामने, दूसरी उसकी जो मुख्य परीक्षा है यानी चिप में उसकी गवाही, ये दो चीजें आ गई। और एफआईआर करता है तो उसकी एफआईआर जो लिखी उसकी 3 चीजें आ गई, ये तीसरी चीज। और हर बार एफआईआर करता तो एक ही होगा, पूरी फाइल तो बहुत बड़ी है। आपको उस गवाह को फंसाने के लिए, जैसे कि एफआईआर कर्ता ने किसी मामले में लिखा, ठीक है ना, कि मेरे साथ मोहन, हीरालाल, गणेश व कालकी ने मारपीट की, ठीक है। पुलिस ने चालान दिया मोहन और हीरालाल के विरुद्ध। तो जो पुलिस बयान होंगे 164 के बयान, ठीक है ना, उसमें पुलिस वाला यानी 162 के बयान, ठीक है सर, उसमें पुलिस वाला इन दोनों के नाम नहीं लिखेगा, ठीक है ना। यानी कि उस व्यक्ति ने जो एफआईआर दी उसमें 4 नंबर लिखा है, 4 लोगों के उसने नाम लिए, 5 लोगों के नाम लिए, मगर जो पुलिस के बयान हुए उसमें जिन लोगों के विरुद्ध चालान नहीं दिया जा रहा 99% चांस है कि उसके इन लोगों के नाम नहीं हो। तो आपको क्या करना है, प्लानिंग के तहत पहले उसे प्रश्न पूछना जो आपने एफआईआर दी वो क्या सही है, आपने पढ़ के दी, हाँ जी मैंने सही है पढ़ के दी, ठीक। दूसरी बात कि क्या आपके पुलिस में बयान हुए, हाँ पुलिस में बयान आपने पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, सही है, हाँ सही। फिर ये पूछना, देखो आपने एफआईआर में गणेश और काली का नाम लिखवाया, वो बोलेगा हाँ। देखो आपने पुलिस बयान में इन दोनों व्यक्तियों के नाम नहीं लिखा है, ये बात सही है, बोलेगा नहीं, अब वो फंस गया, वो बोलेगा हाँ सही है। अब ये अगर ये सही कह रहा है तो फिर बोल रहा है कि इसका मतलब देखो आपने जो एफआईआर दी उसमें नाम लिखा है वो गलत लिखा है, या फिर पुलिस में आपके बयान गलत हुए, दोनों में से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो मजबूरन उसको एक बात गलत कहनी पड़ेगी कि भाई ये बात गलत है। या फिर जैसे एक प्रश्न और है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जिसका साथ मारपीट हुई, जैसे मान लो मोहन ने मारपीट की, उसने एफआईआर में और या पुलिस बयान में उसने लिखाया कि मोहन के हाथ में तलवार थी और चिप में वो लिखाता है कि मोहन के हाथ में लठ था, है ना। तो आपको सीधा नहीं पूछना आप उसने क्यों लिखा।
देखो आपने जो एफआईआर लिखा वो सही है, हाँ सही है। उसमें जो आपने मोहन के हाथ में तलवार लिखी वो बात सही है, कहाँ सही है। आज आपने जो चिप की जो बयान दिए वो बिल्कुल सही दिया, गलत तो नहीं दिया, गलत। देखो इसमें आप ये लिखवा रहे हो और इसमें लिखवा रहे हो, कौन सी बात गलत है, तो वहां फंस जाएगा। तो उसको एक बात फिर गलत कहनी पड़ेगी। अब जब वो एक बात गलत कह रहा था, हम ये साबित करने की कोशिश करें जो पुलिस बयान हुए 161 जो बयान जो उसमें उसने गलत कहा, तो इसका मतलब कोर्ट में वो गलत गवाही दे रहा है, या अगर वो कहता है कि नहीं मैंने चिप में गलत बोला, तो इसका मतलब तुम कोर्ट में गलत गवाही दे रहे हो। ये बात समझ में आ गई ना। ये कब पता चलेगा, जब आप जो चालान की कॉपी ध्यान से पढ़ेगी, यानी कि आपको समय, घटनास्थल या घटना की रीति, इन तीनों में से ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है कि एक बार उसने क्या बोला और दूसरी बार क्या बोला, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जब भी आपको पता चलेगा, फाइल आप ध्यान से पढ़ेंगे और चिप आपने ध्यान से सुनी है, वो आप छोटे नोट्स बना के लिखते रहिए जब चिप हो। तो फिर वो प्रश्न इस प्रकार से पूछिए कि वो इधर कुआ और इधर खाई वाली स्थिति हो जाएगा, यार ये बोलूं अब क्या बोलूं, कौन सी बात में गलत बताऊं। तो एक तरह से आपके पास ये माध्यम हो गया कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। जैसे कि अब इसमें एक ही व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अब दो जो अपने सूचक प्रश्न पूछते हैं ना, उसमें दो गवाह, जैसे एक गवाह है ए, दूसरा गवाह है बी। ए कहता है कि जब झगड़ा हुआ उस समय सी और डी और मैं, हम तीनों ही थे, उसके बाद अन्य लोग आए, ठीक है ना, ये कहा। फिर आपने जब बी की गवाह करी तब उसे ये कहलवाया कि जब झगड़ा हुआ तब सी डी और सबसे पहले आप गए थे, फिर ए आया था, वो बोलेगा हाँ। फिर जब बहस होगी तब आप बोलोगे साहब ये बोल रहा है सबसे पहले मैं गया, बी ये बोल रहा सबसे पहले मैं गया, बयान उससे देखिए। इसका मतलब दोनों में से एक झूठ बोल रहा है, यानी कि उसके चिप का उद्देश्य हमेशा, जो तीन उद्देश्य बताया मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन के, उनका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य वाला पूरा वीडियो देखें। जो तीन उद्देश्य उनमें से एक उद्देश्य यह है कि गवाह झूठ बोल रहा है, आपको साबित करना है। कभी भी गवाह आपके पक्ष में नहीं बोलेगा। गवाह आप क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए किसी गवाह से क्या सत्य है क्या गलत है ऐसा आप आपके पक्ष में नहीं कहला सकते, सिर्फ आपको यही साबित करना है कि वो झूठ बोल रहा है, अगर आप एक्यूज की तरफ से है तो। एक बिंदु इस पर है। तो यह भी आपको समझ में आ गया कि एक गवाह से कौन कौन सी चीजें कहलवानी है और उन्हीं चीजों को दूसरे गवाह से अलग बात कहलवानी है। यानी ध्यान रखें, आपने जो इनसे पूछा है वो इनसे पूछना इस तरीके से है कि दोनों के बात में डिफरेंट आ जाए। वही डिफरेंट आपको आपके एक्यूज को बरी कराने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक बात और बताता हूं मैं जो सूचक प्रश्न है उनका प्रयोग हमेशा आपको बहुत ही सावधानी से करना है। क्या ऐसी कोई भी बात नहीं कहलवा देनी जो आपके विरोध में जाए, ठीक है ना। यानी कि आप कोई ऐसी बात कहलवा देते हो जो आपके विरोध, जैसे आपने बोला कि देखो गाड़ी नंबर तो ये थे, उसने कह दिया नहीं नहीं गाड़ी नंबर तो ये नहीं थे और ये थे, और आप फंस गए। आपने सूचक प्रश्न पूछा देखो ये बात सही है कि घटनास्थल पर राम नहीं था, उसने बोला नहीं राम था। तो यानी कि आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है जो घटना की तायद करता हो, हमेशा ये अपना ध्यान रखना। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आपने ऐसे प्रश्न पूछे जो घटना की तायद करते हैं तो और मामला बिगड़ जाएगा। तो अभी ये कौन सा वीडियो हो गया, वीडियो नंबर 14 हो। अब कुछ एडवोकेट्स की दिक्कत है कि सर हमारे पास फाइल नहीं, हम कहां से पढ़ें। तो इस चैनल के माध्यम से आपको फाइल भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी आप पीडीएफ करके उस फाइल को पढ़ पाएंगे। साथ में उस फाइल के माध्यम से अपन चिप भी देखेंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन भी देखेंगे कि क्या बोला वकील साहब ने, क्या पूछा, एफआईआर क्या थी, ताकि आपको शांति से उस मामले को पता चल सके। अब कई लोगों का कहना है साहब ये ड्राफ्टिंग बता दो, ये बता दो, वो बता दो, और मेरा ये मानना है कि जब तक एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अपन कंप्लीट नहीं करेंगे। मान लो मैंने ये बता दिया घरेलू हिंसा की ड्राफ्टिंग बता दी, तो वो घरेलू हिंसा की ड्राफ्टिंग सिर्फ घरेलू हिंसा के वाले मामले में काम आएगी। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन तो हर मामले में काम आएगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
इसको बताना बहुत जरूरी था। 3-4 टॉपिक और छोटे छोटे इसमें बच रहे हैं, उनको पर भी बात करनी चाहिए। फिर आप लगता है कि नहीं वकील साहब आप दूसरे वीडियो बनाइए तो फिर मैं शॉर्ट करके बताऊं, या फिर मैं तो ये चाहता हूं कि जो वकील साहब इस चैनल के माध्यम से सीखे वो सारे फेमस एडवोकेट बने। तो फेमस एडवोकेट बनने के लिए उनको बारीकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जब तक बारीकी जानकारी नहीं होगी तब तक नहीं सीख पाएंगे। तो पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये चैनल पहुंच सके। धन्यवाद।